हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मणिराम नाम है हमारा। आज हमारे एक और जस्टिस वॉरियर, एक बहुत बहादुर सिपाही, इस देश के लिए, इस कौम के लिए, जिसने अपनी शहादत दे के पूरे दुनिया के अंदर एक नाम किया, तहलका मचा दिया। एक ऐसे सपूत, भारत माँ के सपूत की एक जीवन गाथा या बलिदान की गाथा हम आज गाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उनका नाम है शहीद उधम सिंह। उधम सिंह का दो टाइप की बायोग्राफी है। आज मैं शहीद उधम सिंह का जो चर्चा है, पुलिस की फ़ाइल में, जो लंदन में पुलिस की फ़ाइल थी, पुलिस की फ़ाइल से कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा, जो खुद शहीद उधम सिंह ने अपनी बायोग्राफी या अपने बारे में डिटेल जो दी है, उस बात की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, लंदन में सुरक्षित है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अनुसार उधम सिंह वाज द ग्रेट पैट्रियट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत महान सपूत थे। उनके अनुसार ब्रिटिश भारत जब था, सुनाव, पटियाला जिले में सुनाव गांव में उनका जन्म हुआ। उनका जन्म 23 अगस्त 1901 को हुआ। ये जो फैक्ट्स हैं पुलिस की फाइल से हैं, जो उधम सिंह जी ने अपने स्टेटमेंट में वहाँ कहा। उनका अलग अलग नाम, कई बार उनको अपने अलग अलग नाम से जाना गया, अलग अलग स्टेज पे। उनका बचपन से नाम शेर सिंह था। उधम सिंह, उदान सिंह, उदय सिंह, फ्रैंक ब्राज़िल एंड मोहम्मद सिंह आज़ाद। उधम सिंह जब 3 वर्ष के थे तो उनके माँ का इंतकाल हो गया। 7 साल के थे तो उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। और वो 3 वर्ष की उम्र में ही वाज ब्रॉट अप इन सिख ऑर्फन सेंटर में, जो कोटपुतली अमृतसर में था। ऑर्फन खालसा कॉलेज ऑर्फन सेंटर में उनको एडमिट करवाया। ही वाज उधम सिंह का जो पासपोर्ट है वो 20 मार्च 1933 में लाहौर से इशू हुआ। और लाहौर से जो पासपोर्ट जो इशू हुआ है उसमें उनका नाम उधम सिंह है। ये बात मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसका नंबर है MEPO 3/1743, डेटेड 16 मार्च 1940। शहीद उधम सिंह के ऊपर चार्ज लगाया गया, चार्ज विद द मर्डर ऑफ श्री सर माइकल ओडायर, जो उस वक्त पंजाब में ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर जनरल जो थे पंजाब के, उनका नाम सर माइकल ओडायर था। उनकी हत्या करने के आरोप में जो है उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। इन्फॉर्मेशन उनके जानकारी के अनुसार उन्होंने इस बात का बदला लेने के लिए अपने लाइफ में कई यात्राएं की, पॉलिटिकल, और वो उनका एक दिमाग जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड था और सेकुलर दिमाग का, उनके एक सेकुलर माइंड का वह नौजवान था। उनके ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये पुलिस की फ़ाइल जो अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की, वो फाइल ये बोलती है। और शहीद उधम सिंह सोवियत यूनियन की जो क्रांति थी, उस क्रांति से बोल्शेविक क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड थे। उन्होंने रूस की कई बार यात्रा की और वो इस बात के लिए अंग्रेज़ों से नफ़रत करते थे
कि वो उन्होंने मेरे देश को गुलाम बना के रखा हुआ है और उससे मैंने अपना देश आज़ाद करवाना है। इससे पूर्व शहीद ऊधम सिंह जो है आर्मी में भी उन्होंने सर्विस की, लगभग 3.5 साल उन्होंने सर्विस की। ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में 2 साल के लिए और 1.5 साल के बसरा में 1.5 साल के लिए उन्होंने नौकरी आर्मी ज्वाइन की और कुछ महीनों के लिए वो भारत में आ गए लंदन से होते हुए। दोबारा कुछ दिनों बाद दोबारा लंदन चले जाते हैं। उनके साथी है उस वक्त प्रीतम सिंह। वो ऑर्फन का सेंटर में भी प्रीतम सिंह के बड़े काफ़ी नज़दीक रहे। अब की बार प्रीतम सिंह और ऊधम सिंह एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ से निकलते हैं। दोनों समुद्री मार्ग से जाते हैं यूनाइटेड स्टेट वाया मैक्सिको होते हुए वर्क फॉर 2 ईयर 2 साल के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में काम किया। कुछ महीने के लिए डेट्रॉइट और शिकागो में काम किया। वंस दे मूव टू ईस्ट न्यूयॉर्क और उसके बाद न्यूयॉर्क में चले गए और न्यूयॉर्क में उन्होंने 5 साल तक काम किया। वो वेसल में भी रहे या यूएस शिपिंग लाइन में शिपिंग लाइन में पोर्टोरिका में भी उन्होंने काम किया, क्योंकि ऐसी जगह में इंडियन को काम करने का इजाज़त नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ही नोन एज हेल्ड सीमन सर्टिफिकेट नेम ऑफ फ्रैंक ब्राज़ील। उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया जिसमें उन्होंने अपना नाम बदल दिया और अपना नाम रख लिया फ्रैंक ब्राज़ील ऑफ पोर्टोरिका से उनका मेरा बर्थ है और मेरा नाम फ्रैंक ब्राज़ील है। न्यूयॉर्क उन्होंने उस नया पासपोर्ट लेने के बाद वो न्यूयॉर्क के, यूरोप के और फ्रांस में, बेल्जियम, जर्मनी आदि, विल्ना और लिथुआनिया, वाया हंगरी, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड, इटली और फ्रांस आदि देशों की उन्होंने यात्रा की। आफ्टर अनदर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद वो अमेरिका में फिर रहे। टुक अप एम्प्लॉयमेंट वेसल प्लेइंग मोस्ट ऑफ द मेडिटेशन पोर्ट्स, और उसके बाद वो एक पोर्ट में जो बंदरगाह में उन्होंने काम ले लिया, काम वो करने लगे पोर्ट्स। और उसके बाद उन्होंने अब काम करने के लिए कारपेंटर के तौर पे उन्होंने कहा कि मैं कारपेंटर हूँ। कारपेंटर के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया और कुछ महीने बाद 1927 में वो कराची लौट आए। जुलाई 1927 में वो वहाँ से रस्टार्ड से कराची और कराची से वो कलकत्ता चले गए। जब वो अमेरिका में ऊधम सिंह रहे तो क्रांतिकारी जो साथी थे इंडियन, जो देश को आज़ाद करवाने के लिए वो वहाँ ग्रुप इस बात के लिए तैयारी कर रहा था, तो जिसका नाम गदर पार्टी है, जो रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, उन साथियों के साथ वो बाबा मोहन सिंह भकना, उन लोगों के, पृथ्वी सिंह आज़ाद, उन सब के संपर्क में वो आ गए और हैज़ बीन अफेक्टेड टू हिज टीचिंग, और उनकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारा काम छोड़ के वो लिटरेचर उसको बांटना, लिटरेचर को छापना, लिटरेचर को बांटना, ये काम उन्होंने अमेरिका में और दूसरे देशों में इस पर्पज़ से वो यात्रा करते रहे। 27 जुलाई 1927 को वो फिर कराची में आते हैं और पर तब तक उनके किस उद्देश्य के लिए, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए कि वो गदर पार्टी के रिसाले, पम्फलेट और कार्ड ऐसे थे जो ब्रिटिश रूल इंडिया में उस वक्त इसका मनाही थी, वो सब वो लेके आते हैं और वो 27 जुलाई 1927 को कराची के अंदर इस बात का उनके कुछ पोस्ट कार्ड और उसके पम्फलेट कुछ लोगों के घरों में पकड़े जाते हैं। 30 अगस्त 1927 को वो वहाँ से कराची को छोड़ के कलकत्ता चले जाते हैं। भारत के अलग अलग कोणों में वो अपना काम करते करते निकल जाते हैं और 30 अगस्त 1927 को एक मुखबिर की रिपोर्ट के बाद उनको अमृतसर में अरेस्ट कर लिया जाता है। और इस बात के लिए उस वक्त उनके पास में कुछ एमुनेशन भी पकड़े जाते हैं, 2 रिवाल्वर और 1 पिस्टल, और काफ़ी सारा उनके पास में गोलियां थी, वो उनके पास पकड़े जाता है। कुछ ऐसे पेपर जो गदर ए गूंज
जो वॉइस ऑफ रिवॉल्ट, वो उस वक्त जो गदर पार्टी के लिए पेपर निकलते तो साप्ताहिक पेपर थे, वो पेपर उनके पास पकड़े जाते हैं प्रोमिस, और उनको आर्टिकल सेक्शन 20 के तहत उनके ऊपर आर्म्स अवैध असला रखने के लिए मुकदमा चलाया जाता है और उनको 5 साल की सज़ा हो जाती है। 5 साल बामुसक्कत कैद उनको कैद हो जाती है। अब उनके मन में और ज़्यादा गुस्सा भरा है कि मैंने इन यूरोपियन की अंग्रेज़ों को जो मेरे देश में उन्होंने गुलाम बना के रखा, उनके ख़िलाफ़ जो मैं इनको इस देश से निकाल के रहूँगा। और वो ज़्यादा इस बात के लिए ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और ऐसे करते करते वो फिर एक उस बाहर निकलने के बाद 23 अक्टूबर 1931 को उनको 5 साल की सज़ा पूरी करने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर वो बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में जिन्होंने क्रांति की थी उसके लिटरेचर को पढ़ने के लिए वो शुरू कर देते हैं, और वो कुछ समय के लिए अपने इस नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, भर्ती करने के लिए अपने गांव के आसपास के एरिया में आते हैं। पर अंग्रेज़ जासूस उसके पीछे, सीआईडी के लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं, निकल के और वो लंदन के लिए 1934 में लंदन के लिए निकल लेते हैं। और लंदन जाके 1934 में वो 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड वहाँ जाके वो अपना रहना शुरू कर देते हैं। 5 जुलाई 1934 उधम सिंह अप्लाइड फॉर लंदन हिज पासपोर्ट। उन्होंने 5 जुलाई 1934 को लंदन जाने के लिए उन्होंने अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। इस पासपोर्ट नंबर है 52,753, इशूड है लाहौर से एक उनको वो पासपोर्ट इशू किया गया। और लाहौर का जो एड्रेस दिया था 4 बेस्ट लेन कैंटरबरी कैंट, वहाँ के लाहौर का उन्होंने एड्रेस दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करने के लिए मैंने यूरोप के देशों की यात्रा करनी है, और इसलिए मुझे एक पासपोर्ट की ज़रूरत है। और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उनको पासपोर्ट दे दिया जाता है अप्लाई करते ही। ये अनाउंस विजिट, तब उनको ये लगता है कि भी अभी मैं इस तरीके से नहीं जा पाऊँगा, तो वो अपने मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल लेके और जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, रशिया, अक्रोतर रशिया, ओडेसा आदि देशों से होते हुए वो निकलते हैं। ही वॉज कंसिडर्ड स्ट्रेंथ। कुछ चीज़ें उनको ये लगा कि अब अंग्रेज़ उनके ख़िलाफ़ है, और वो उन्होंने अपने आप को टोटल चेंज करने के लिए अपनी बाजू तोड़ दी। उन्होंने अपनी बाजू को तोड़ के और उसके बाद उन्होंने प्लास्टर करके और वहाँ से निकल लिए, ताकि इसलिए कि उनको ये पहचान ना सके अंग्रेज़ों की पुलिस कि ये उधम सिंह है, ये क्रांतिकारियों से इसका कोई लगाव है। 12 मई 1936 को फिर वो लंदन के लिए अप्लाई करते हैं। हॉलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली आदि से होते हुए 4 डूक स्ट्रीट, स्पिटलफील्ड, वहाँ ये एड्रेस पे वो अप्लाई करते हैं, और उनको ये जो है वहाँ आने के लिए वीज़ा मिल जाता है। 16 मई 1936 को उन्होंने बर्लिन के लिए अपना फिर वीज़ा लगाया यूएसएसआर जाने के लिए। और क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने जो लाहौर में 1927 में जो अपना वो बनवाया था 5 जुलाई 1934 में लाहौर में, तो जो पासपोर्ट बनवाया तो उसी आधार पे फिर उन्होंने कहा कि मुझे रूस में और बर्लिन में ऐसी जगह फिर जाना है। तो फिर वो एक बार फिर वहाँ के जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूएसएसआर चले जाते हैं, और फिर वहाँ से दोबारा लंदन और यूरोप के उसके होते हुए 25 जून 1936 को वो लंदन में वापस आके रिपोर्ट करते हैं कि मैं अपने काम से वहाँ जा आया हूँ, वापस वहाँ जाके आ गया हूँ। इस दौरान वो एक अंग्रेज़ महिला के साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो महिला जो है फिल्मी एक्टर थी, और अब उन्होंने जो है फिल्म स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। और फिल्म स्टूडियो में काम करते हुए कुछ और लोगों से वो उस बारे में काफ़ी लोगों से मुलाकात की। फिल्म के उद्देश्य से उसमें कुछ ऐसा सीन था जिसके आर्म्स के साथ सीन देना था। तो इस नीयत से, इस बात से कि उन्होंने इंडिया से
एमुनेशन हथियार मंगवाया, पिस्टल रिवॉल्वर मंगवाया कि मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए मुझे हथियार की ज़रूरत है, और स्मगलिंग हो कि वो आर्म्स एमुनेशन साथ वो वहाँ पहुँच गया। अब उनको फिल्म तो कोई और करनी थी, लेकिन उद्देश्य ये था कि मुझे ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि मुझे यहाँ शूटिंग के दौरान रोल करने के लिए मुझे इन सारे ज़रूरत है। 1938 से उधम सिंह चार्ज लंदन विद डिमांडिंग, और एक इसी दौरान क्या हुआ कि अब काम करते करते इस बड़े उद्देश्य के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो वहाँ जो लोग इंडियन लोग रह रहे थे लंदन में, उनसे उन्होंने संपर्क किया, उनसे डिमांड की कि मुझे इस काम के लिए पैसा चाहिए। तो उन लोगों ने जो है गद्दारी करके, भारत के ऐसे कुछ लोग थे, उन्होंने गद्दारी करके और उधम सिंह का वहाँ की पुलिस को बता दिया कि ही इज़ ए टेररिस्ट और ये हमारे से पैसे मांग रहे हैं इस काम के लिए। उन्होंने पैसे के हमारे से ज़बरदस्ती पैसे मांगे इस बात के लिए, हमारे पे दबाव डाल है। तो उनके ऊपर मुकदमा चलता है। जूरी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था और उन्होंने देखा कि नहीं, इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, ये इंडियन जो है दुर्भावना बस उधम सिंह के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रायल में उधम सिंह के ऊपर जो है वो उनका मुकदमा चार्ज जो है ख़त्म कर देती हैं, इक्वेटेड उनको छोड़ दिया जाता है। दोबारा फिर वो लोग उसके उधम सिंह के ख़िलाफ़ चले जाते हैं कि नहीं, ये जो ट्रायल है ठीक नहीं हुआ, और दूसरी बार भी उनको वहाँ से मुंह की खानी पड़ती है गद्दार लोगों को। ऐसा पुलिस की फाइल में ये बताया जा रहा है। वहाँ पे लंदन में रहते हुए उधम सिंह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस के नोटिस में वो आए। एज ए एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनके साथ भी वो नहीं रहे। जो ऐसे लोग थे जो उन किसी के साथ वो ऐसे नज़र नहीं आए पुलिस को कहीं भी। ऑन द रजिस्ट्रेशन, अब राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन के दिन जैसे हमारे यहाँ जनगणना होती है, जनगणना के दौरान उन्होंने अपने आप को दोबारा से अपना नाम वहाँ लिखवाया। फ्रैंक ब्राज़ील पहले उन्होंने अपना नाम लिखवाया, तो दोबारा से उन्होंने अपना नाम चेंज किया और नाम चेंज करके नेशनल रजिस्ट्रेशन डे उस दिन अपना नाम उन्होंने बदला, और नाम बदल के उन्होंने अपना नाम आज़ाद सिंह कर लिया। आज़ाद मोहम्मद सिंह आज़ाद वो नहीं, यहाँ उन्होंने आज़ाद सिंह अपना नाम रख लिया, और जिसका सीरियल नंबर है EACK/305/7। गिवन हिज ऑक्यूपेशन एज ए कारपेंटर, उन्होंने कहा कि मैं एक कारपेंटर बढ़ई हूँ, कारपेंटर के तौर पे काम करता हूँ। स्टेटिंग दैट ही वाज बोर्न ऑन 23 1905, उन्होंने कहा कि मेरा जन्म 23 अक्टूबर 1905 को हुआ है। हिज एड्रेस वाज गिवन एज 581 विमबोर्न रोड, बॉर्नमाउथ, और उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तो यहाँ इंग्लैंड में हुआ है और 23 अक्टूबर 1905 को बॉर्नमाउथ में मेरा विमबोर्न रोड बॉर्नमाउथ में मेरा जन्म हुआ है। मतलब उधम सिंह जी इतने तेज तरार और उतने वो हर तरीके से सारे रिकॉर्ड को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और उन्होंने सब कुछ अपना चेंज कर लिया। फर्दर रिकॉर्ड अटेंडेंस वाज सप्लाइड प्रिजन डिटेक्टिव्स। इसके बाद एक लिस्ट ने जो एक जासूस है जो उनके पीछे लगा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं, ये सब कुछ इसकी रिपोर्ट ये एड्रेस सारा ये गलत है, ये उधम सिंह है और ये पंजाब से हैं। ये इन्होंने दोबारा से उन्होंने कहा, वहाँ की सरकार को उसने रिपोर्ट की। इट अपीयर हिज लास्ट एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेटेड, इस आधार पे जिस पे वो सर्विस कर रहे थे कि ये एड्रेस इसका गलत है, और जहाँ पे नौकरी कर रहे थे तो लिशने की रिपोर्ट जो उनका लिशने जो कैडेट है, उनके सार्जेंट है, डिटेक्टिव सार्जेंट है, उसकी रिपोर्ट के आधार पे जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे तो 7 नवंबर 1939 को उनको सर्विस टर्मिनेट कर दी जाती है। हाँ, उस वक्त जब उनकी सर्विस टर्मिनेट कर दी तो अब वो उनको 17 पाउंड पर सप्ताह अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया गया। जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो उनको मिला था वो उनके आज़ाद सिंह आज़ाद के नाम से बेनिफिट जो है जो मिला था, सिंह आज़ाद के नाम से उनको बेनिफिट वो मिलता रहा। ये जो है पुलिस की फाइल के अनुसार शहीद उधम सिंह का अपना परिचय है। अब हुआ क्या
जो हमारे पास में जो इतिहास है, जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री जो कहती है भाई, और उधम सिंह का जन्म कब हुआ, शायद उधम सिंह का जन्म जो है 26 दिसंबर 1899 है। हमारे यहाँ के जो रिकॉर्ड है, जैसा भी रिकॉर्ड हमारे यहाँ है उसके अनुसार 26 दिसंबर 1899 उनका जन्म दिखाया गया है। वो ठीक है, गांव सुनामी है और ज़िला पटियाला, ये सारा कुछ जो है। और 26 जुलाई 1940 को उनका जो अंग्रेज उसको माइकल ओडायर को मारने के जुर्म में उनको फांसी दे दी गई थी। 2 तथ्य ये फैक्ट्स हैं, ये हमारे इंडियन लोगों के द्वारा, भारत के लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं उधम सिंह की शहादत को, हमारे योद्धा को, उन लोगों के पास जो हमारे पास रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट है। गदर पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, गदर पार्टी में काम किया। बाबा सोन सिंह भकना के वो लाइफ में उनसे काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने। और सोन सिंह भकना और पृथ्वी सिंह आज़ाद और मंगो सिंह मंगोवालिया के संपर्क में वो आए। वही उनका शुरू का नाम शेर सिंह था। इनके फादर जो है रेलवे में फाटक पे सर्विस करते थे। उनका एक भाई था, उसका नाम मुखा सिंह था। उनकी माँ 1901 में एक्सपायर हो गई, पिताजी 1907 में एक्सपायर हो गए। और 24 अक्टूबर 1907 को सेंट्रल खालसा ऑर्फन एट पुतलीगढ़ अमृतसर में उनको वहाँ भेज दिया गया। बचपन से इनका नाम शेर सिंह था। और शेर सिंह जो सिंह तो शायद जब नहीं लगता होगा, शेरा रहा होगा। और बाद में क्योंकि खालसा कॉलेज का अंदर वो पुतलीगढ़ ऑर्फन सेंटर काम करता था, तो वहाँ इनका नाम शेर सिंह से बदल के सिंह लगा दिया, उधम सिंह बना दिया। और जो इनका भाई, जो बड़ा भाई था मुक्ता जो है, उनको नाम जो साधु सिंह रख दिया गया। जो साधु सिंह जो है अब बड़े हुए, सबसे पहले तो वो आर्मी में भर्ती हो गए, ये एक रिपोर्ट है। साधु सिंह यहाँ बीच में कुछ ऐसी रिपोर्ट भी है कि वो 17 साल की उम्र में उनके बड़े भाई साधु सिंह का इंतकाल हो गया, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि साधु सिंह आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। वो काफ़ी इनसे बड़े थे, उधम सिंह से। और दोनों भाई वो ऑर्फन स्कूल में और ऑर्फन सेंटर में बड़े होते हैं, पढ़ते हैं। और उसके बाद वो उसमें उधम सिंह वहाँ जो है दोनों भाई रहते हैं और वो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। और सिख रेजिमेंट में वो भर्ती हुए हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ गदर एक घटना घटती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब जहाँ थोड़े से जिस इतिहास में जिसमें आपको मैं लेके जा रहा हूँ, एक बहुत विचित्र घटना है जो 2500 साल से पहले, यानी 4500 साल पुरानी जो एक हमारे देश की जो एक मानसिकता जो डेवलप हो रही थी। मैं नहीं कहता कि सिखों में ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता तो उनको ऑर्फन सेंटर में वो लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो चमार रेजिमेंट के लोग और महार रेजिमेंट के लोग या सिख रेजिमेंट के लोग जब वहाँ से वर्ल्ड वार से बच के आ जाते हैं, तो उनका जो झुकाव हरमंदर साहब से था, हरमंदर साहब मत्था टेक के और वो कड़ा प्रसाद चढ़ाने का, और वो हम अपने गुरुओं को थैंक्स बोलने का था कि हमारे गुरुओं की मेहरबानी से, उनकी छत्र छाया से, उनके आशीर्वाद से हम बच के आ गए। इस उद्देश्य से ये लोग वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ जब 12 अप्रैल को या 11 अप्रैल को ऐसा हुआ है, जो वहाँ कड़ा प्रसाद चढ़ाने के लिए जब ये लोग गए, जिसमें इनके भाई भी थे जो आर्मी में, साधु सिंह जो आर्मी में थे, तो वहाँ एक जत्थेदार है अरूर सिंह। जत्थेदार अरूर सिंह इस बात को जानते थे कि ये अछूत है और ये चमार रेजिमेंट के लोग हैं, ये महार रेजिमेंट के लोग हैं। तो ये वहाँ से जो है
उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि हरमंदिर साहब में वो आए मत्था टेके, क्योंकि उस वक्त छुआछूत तो एक्सट्रीम स्तर पे थी या लेवल पे थी। हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, इसके बावजूद भी ऐसा रहा। इस बात के लिए जब उन्होंने विरोध किया, जो उनके परिवार साथ थे सैनिकों के, तो नेक्स्ट 1 या 2 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को ये फैसला लिया कि इसका विरोध किया जाए और हरमंदिर साहब में जाके हम मत्था टेकेंगे। सब लोग इकट्ठा होके, और जत्थेदार को या इनको सबको चैलेंज कर दिया था। अब जत्थेदार अरूर सिंह को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरे मना करने के बावजूद भी ये लोग जो ज़बरदस्ती आके मत्था टेकेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने जो जनरल है ओडायर, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको सूचना भेजी कि ये वो लोग हैं, गदर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो वहाँ से आर्मी को छोड़ के जो लोग आए वो लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो आपके छावनी में हथियार वगैरह लूट सकते हैं, खजाना और एमुनेशन सेंटर पे हमला कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल को जब इस बात का सूचना दी तो उन्होंने आके, और जो ये प्रदर्शन की ये तैयारी कर रहे थे बिना कोई वार्निंग के, वहाँ जितना हथियार वो लेके आए थे जनरल डायर, उन पे गोलियां चला दी। एक संकड़ा सा रास्ता था, चारों तरफ से वो बंद था, बाहर कोई निकल नहीं सकता था। जो भी गेट की तरफ भागता गया वो सब गोलियों के शिकार होते गए। चारों तरफ तोपें, बंदूकें, दनादन गोलियां चल रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। लोगों ने जो एक कुआं है, आज भी वो इतिहास है, कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। गोलियों से बचने के लिए, जान से ना जाए इस बात के लिए, वो कुएं में जितने भी जिन्होंने छलांग लगाई सारे के सारे वो शहीद हो गए। गोलियों से जो थे वो शहीद हो गए। और युवा उधम सिंह लगभग उस वक्त 20 या 19 वर्ष के थे। वो उस वक्त मस्क, जो पानी पिलाने वाली एक लेदर की वो होती थी, उस मस्क से पानी पिला रहे थे। वो अभी पानी भरने के लिए गए थे, इतने में गोलियां चलने लगी। जब तक वो पानी भर के वापस आए तब तक जनरल डायर के पास में सारा एमुनेशन ख़त्म हो चुका था। उन्होंने देखा कि चारों तरफ लथपथ, खून से लथपथ लोथड़े, खून से लथपथ छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे महिलाएं चिल्ला रही है, करा रही हैं, कुछ जो है अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सारा जलियांवाला बाग, जो इतना हरा भरा बाग था, वो खून से लाल हो चुका था। पूरी धरती लाल हो चुकी थी, खून से लथपथ, चारों तरफ चित्कार और रुंदन, चारों तरफ चिल्ला चिपी चारों तरफ। कुछ समझ नहीं आ रहा था उधम सिंह को, वो क्या करे। जो लोग पानी मांग रहे थे, उधम सिंह उस मस्क से उनको पानी पिला रहे थे, किसी को ढाढ़स बता रहे थे। ऐसे चलते चलते वो एक एक शहीद हुए, एक एक जो जख्मी थे उन सब के पास वो जाते हैं। उनके आंखों में गुस्सा छा जाता है इस कृत्य की। वो समझ नहीं आता कि अचानक ये हो क्या गया इतनी देर में। चारों ओर हर हाहाकार मची हुई है, चिल्ला चपाट, हर तरफ कोई मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अकेले उधम सिंह जो है वो किसी तरीके से किसी को बाजू पकड़े खड़ा करने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ करके खड़ा करने की। जो जिसका ज़्यादा इंजरी नहीं है उसको ललकारते हैं, उसको बोलते हैं तुम अपने बाजू वाले को खड़ा करो, तीसरे को खड़ा करो। ऐसी महिलाएं, ऐसे युवा, ऐसे सब बच्चे, सब किसी को नहीं छोड़ा जनरल डायर। एक ऐसा वो सारा जो है लगभग 6, 7, 8 बजे तक जो है वो शाम को ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन कोई एम्बुलेंस, कोई आस पड़ोस के लोग जल्दी कोई नहीं आए। बहुत से लोग अगर टाइम से उनको मौके पे अगर देश के बाकी लोग आ जाते तो वो शायद कुछ बच जाते। उसमें 2 टाइप की रिपोर्ट वहाँ है। जो वहाँ के अंग्रेज़ ऑफिसर जो कहते हैं, और 2 अलग अलग रिपोर्ट है। अंग्रेज़ों ने कहा कि टोटल
379 लोगों का जान गई इस गोलीबारी में, जलियांवाला बाग कांड में, और 1100 लोग घायल हुए। ये जो है उनकी रिपोर्ट है, अंग्रेज़ों की, पुलिस की। लेकिन वहाँ के जो परिवार थे, जो अलग अलग जिन फैमिली से जो लोग आए थे, उनके अनुसार 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, लगभग 2600 लोग जो है इससे इफेक्टेड हुए। तो अंदाज़ा ये है कि वहाँ 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा की गैदरिंग थी। अगर वो एमुनेशन उसके पास में ख़त्म ना हुआ होता तो और भी इससे बड़ा कांड होता। अब इतना बड़ा कांड जब हुआ, उन्होंने, शहीद उधम सिंह ने अपना भाई साधु को वहाँ खो दिया। साधु सिंह, उनका ब्रदर जो आर्मी में थे, उनको सबसे बड़ा दुख हुआ। उनके परिवार का कोई व्यक्ति, कोई बचा ही नहीं था। और एक बड़ा भाई था जो उसकी बाप का और माँ का सब प्यार उससे, भाई से मिला था, साधु सिंह से। वही इस जलियांवाला बाग कांड में शहीद हो गए, देश के काम आ गए। तो उन्होंने अपना मकसद बदल लिया, अपना उद्देश्य बदल लिया कि अब मैंने जी के क्या करना है। जिस देश पे बिना कोई कसूर के, बिना कोई उसके ऐसा काम हो, तो उस देश में इन लोगों को मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन जब उधम सिंह को इस बात का पता चलता है कि जनरल जत्थेदार अरूर सिंह हरमंदर साहब में जनरल डायर को सरोपा भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं जलियांवाला बाग कांड के लिए, तो उनके मन में और ज़्यादा जहर भर जाता है। क्या ये ऐसी व्यवस्था क्यों है? उसने ऐसा क्यों किया? हमारे अपने देश के लोग ही, हमारे अपने लोग ही ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने गद्दारी की, ऐसा ये लोग कैसे कर सकते हैं? वो जब अपने साथियों से इसकी चर्चा करते हैं, इस बात की चर्चा वो शहीद भगत सिंह उन साथियों से भी करते हैं। तब तक वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन HSRA एसोसिएशन पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं और उसमें रहते हुए क्रांतिकारियों ग्रुप में वो काम करते हैं। अब भगत सिंह को ये लगा कि उधम सिंह ज़्यादा शौक्ड हैं, उधम सिंह के दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। उन्होंने शहीद उधम सिंह को रशियन क्रांति के बारे में पढ़ने की किताब दी, बोल्शेविक पार्टी के बारे में उनको बताया। बोल्शेविक पार्टी के द्वारा सोवियत यूनियन में कैसा राज है, कैसी व्यवस्था है, इसको देखने के लिए उनको कहा कि आप वहाँ रूस में जाओ, रूस में जाके व्यवस्था देखो। ये इन सब का बदला तभी लिया जा सकता है। शहीद उधम सिंह रूस के विभिन्न क्षेत्र के वहाँ गए, वो रशिया में, सोवियत यूनियन में जगह जगह वहाँ की व्यवस्था देखी। सोवियत यूनियन में जाने के बाद उधम सिंह को पता चला यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, यहाँ जन्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब मज़दूर किसान सब बराबर रहते हैं, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, यहाँ सब के पास में जो है प्रकृति के जो साधन हैं, चाहे वो खान है, चाहे दूसरी कोई चीज़, खेती है, सब सरकार की है, ज़मीन जो है सब गवर्नमेंट की है, किसान उसमें खेती करते हैं, किसानों को खेती करने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं वहाँ की सरकारें देती है, ट्रैक्टर देती है, बीज देती है, डीजल देती है, और आमदन जो होती है वो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, वहाँ कोऑपरेटिव डेयरी, वो सब कुछ वो देखते हैं। काफ़ी दिनों तक वो वहाँ रूस के अलग अलग हिस्सों में घूम के वो एक एक चीज़ को स्टडी करते हैं। वो आके भगत सिंह उन जैसे साथियों से चर्चा करते हैं कि हाँ, इस देश में अगर कोई मनुस्मृति और ऐसे अरूर सिंह जैसे लोगों की मानसिकता को अगर ठीक करना है तो ये सबसे बढ़िया रास्ता है। इसलिए वो अपने 1940 से पहले 39 तक, 1919 से लेकर 39 तक लगभग 20 साल वो रशिया में, सोवियत यूनियन में कम से कम जो है 10 बार गए हैं। और उनका मकसद ये था कि मैं इस देश में
एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आऊँगा। लेकिन बार बार उनके अपने भाई का जो ख्याल आता है, तो उन्होंने जब कामरेड लेनिन की जीवनी पढ़ी तो कामरेड लेनिन के भाई के साथ भी ऐसा राजा जार ने ऐसा किया था और उनको भी इसी तरीके से जो है गोलियों से भून दिया गया था, मार दिया गया था। तब शहीद उधम सिंह को भी ये लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मार दिया जाऊँगा, लेकिन जो सपना मेरा है, जो सपना हमारे बाकी साथियों का है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का है, SSRA का है, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं एक समाजवादी व्यवस्था इस देश में कायम करना चाहता हूँ, ऐसी सोच लेके। और वो दूसरे विषय में काम करते रहे। जब वो ऐसे घूमते यूरोप में घूमते हुए जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनको गदर पार्टी से जानकारी मिली। गदर पार्टी थोड़ा ज़्यादा आक्रामक थी, उनकी शैली उधम सिंह को पसंद आ गई और गदर पार्टी में काम करने की उनकी तीव्र इच्छा हुई। गदर पार्टी में काम करते हुए भी वो कई बार गदर पार्टी के लोगों को भी उसने कहा कि मैं सोवियत यूनियन में इतने बार गया हूँ, रूस में इतनी बार गया हूँ, बोल्शेविक पार्टी के जो काम है वो ज़्यादा बढ़िया है और उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। तो ये बात जो है गदर पार्टी के लोगों को समझा पाने में वो कामयाब हुए। हालांकि बाबा सोहन सिंह भकना और पृथ्वी सिंह आज़ाद ये सब लोग काफ़ी बड़े उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो जानते थे कि बिना युवाओं के गदर पार्टी चल नहीं सकती, इसलिए वो उनकी बात को सुन लेते थे। लेकिन उनके मन में जो था वो अपने हिसाब से, क्योंकि क्रांतिकारी लोग फैसला तो मिल बैठ के करते हैं, लेकिन जिनके माइंड में आइडिया जो होता है, विचार जिसके माइंड में होता है, उसका महत्व ज़्यादा रहता है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा महत्व रहा। ऐसा चलते चलते वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह उनके संपर्क में रहे। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जो फांसी तोड़ दिया गया और जबकि उनको फांसी 24 मार्च को तोड़ा जाना था। असेंबली बम कांड है, सैंडर्स को मारना, ये वो सारा कुछ सभी बातों से वो जुड़े रहे उनके साथ। जब उनको ये लगा कि एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी, उन तीनों साथियों को फांसी दे दी गई, तो अब उनके पास में कोई व्यवस्था बची नहीं थी कि मेरे से बड़े मेरे साथी, सीनियर साथी जो क्रांति का रास्ता बताते थे, जो बोल्शेविक पार्टी के बारे में, सोवियत यूनियन के बारे में, कामरेड लेनिन के बारे में जो व्यवस्था वो करना चाहते थे, वो तो चले गए हैं। और मेरे साथ जो वो बाकी लोग हैं वो इतने परिपक्व मुझे नहीं लगते। अब वो चंद्रशेखर आज़ाद और उधम सिंह जो है वो सीनियर वरिष्ठ लोगों में से, यशपाल शर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उन सब साथियों में से जो बिस्मिल्लाह और सब, तो इस सब में वरिष्ठ अब आज के दिन जो है चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलके उन्होंने काम करने का कोशिश की, लेकिन बार बार जो जलियांवाला बाग कांड जब वो सोते थे तो उनको सोने नहीं देते थे। जलियांवाला बाग कांड का विभत्स जो घटना थी, बालमन में जो इतना वो सहन नहीं कर पाते थे कि पूरी रात कई बार बिना सोए निकाल देते थे। ऐसे हालात में चलते हुए उनको ये लगा कि मैं ज़्यादा देर जो है इस तरीके से मैं नहीं रह पाऊँगा। फिर वो साहित्य को पढ़ के दूसरी चीज़ों से करते हुए और वो अपने आप को रोकने की कोशिश करते। काफ़ी दिनों से ऐसा चलता रहा। 1 अप्रैल 1940 को उधम सिंह जो है वो घटना जो आई जिसमें उनको लगा कि मुझे एक काम बहुत बड़ा करना है, कि जो जिम्मेवार इसका था उनको पता चला पेपर में कि जो जनरल डायर जो था वो मारा गया है, एक्सपायर हो गया है। तो उससे लगा कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा पूरा हो गया है, लेकिन दुख इस बात का था कि उसको मैं अपने हाथों से मारता, लेकिन वो अपने हाथों से मारता उससे पहले वो उसकी डेथ हो गई है। तो इसके बाद जब उसको पता चला कि जिस गवर्नर जनरल ने
ये सारा काम करने के लिए जिसने आदेश दिया था वो अभी ज़िंदा है, माइकल ओडायर जो अभी ज़िंदा है। उसको मारने के लिए अब उसने फैसला कर लिया, और जब वो इस फैसले के लिए 13 मार्च 1940 का दिन है, वो एक एशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक जलसा है, कॉस्टन हॉल है उसके अंदर लंदन में। उसमें जो है उसकी चर्चा आती है उसकी जनरल डायर के बारे में। उनकी वो पढ़ के सुनाते हैं कि जनरल डायर ने ये कहा था कि मेरे पास उस दिन एमुनेशन बहुत कम था, अगर ज़्यादा होता तो उसमें बहुत से लोग बच गए थे, या 1500 लोग जो जख्मी हुए वो मरे नहीं, मेरे पास एमुनेशन बहुत कम था। ये कुछ बात उसकी पढ़ के जो है, जो गवर्नर रिटायर्ड गवर्नर जनरल वहाँ वो कुछ बोलते हैं, शहीद उधम सिंह से ये बात सहन ना हुई। उन्होंने तब तक ये फैसला तो ले ही चुके थे कि मैं इसका काम तमाम कर दूँगा। वो अपने हाथ में रिवॉल्वर लेते हैं, स्टेज की तरफ जाते हैं, उनको वहाँ कोई नहीं रोकता। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अंग्रेज़ों बाहर छोड़ो के नारे लगाते हैं, और भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के समर्थन में नारे लगाते हैं कि आपके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, ऐसा कह के। और जनरल जो गवर्नर जनरल है डायर को, माइकल डायर को गोलियां मारते हैं। उनके एक गोली जो है सीने में से दिल को चीरते हुए पार चली जाती है, दूसरी गोली उसके वहाँ सिर के अंदर उनके गर्दन में फंस जाती है, और वो ऐसा काम इतने वो नीचे गिर जाते हैं माइकल डायर। और शहीद उधम सिंह अंग्रेज़ मुर्दाबाद, लंदन सरकार मुर्दाबाद, क्विट इंडिया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उनको अरेस्ट करके 4 जून 1940 को सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में उनका मुकदमा चलाया। जस्टिस एटकिसन ने उनके ऊपर रेयरेस्ट केस होने की वजह से उनके ऊपर मेजर पनिशमेंट की सज़ा दी, अनाउंस किया। और 31 जुलाई 1940 को 4 जून को ही उसके ऊपर चार्ज लगा के चलता रहा। जब शहीद उधम सिंह को कोर्ट में अपने स्टेटमेंट देने के लिए जज ने कहा, तो शहीद उधम सिंह ने कहा कि मैं अपनी सारी शुरू से लेकर अब तक की सारी बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मीडिया के लोग इसमें नहीं होंगे। उन्होंने सारी बातें जो कही कि शुरू से लेकर जन्म से लेकर आखिर तक, और उन्होंने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक पछतावा ज़रूर है कि जिस शैतान ने मेरे देशवासियों के खून से अपने हाथ रंगे थे वो बच गया। एक वो व्यक्ति जिस अरूर सिंह ने इनको इंस्टिगेट किया था, बुलवाया था, वो मेरे हाथ से बच गया। तीसरा, एक वो अपना काल के ग्रास अपना आप चला गया। ऐसी बातें वो बोल के और वो अपनी बात को में एक जुर्म कबूल कर लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद आदि नारे लगाते हुए और अपनी जो वो मातृभूमि के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दिन, काला दिन या शहादत का दिन, जो आज का दिन 31 जुलाई का दिन, वो सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, वो अपने जो भी गुरु को याद करते हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों को याद करते हैं, अपने क्रांतिकारी साथियों के लिए वो एक संदेश लिखते हैं। और ऐसा एक डायरी जो लिखते थे उसमें वो संदेश लिखते हैं और कहते हैं, अब हम इस देश से हम तो कर चले फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आदि गीत गाते हुए और वो चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जेल के अंदर जो वो निकल रहे हैं तो जेल के कैदी भी उठ जाते हैं और वो भी ऊंची ऊंची आवाज़ में उनकी आवाज़ शहीद उधम सिंह को
क्रांतिकारी गीत का, बिस्मिल के जो गीत वो गाते थे, गज़ल जो गाते थे, उनका साथ साथ वो गाते हैं। वो लोग जो इसका जवाब देते हैं और उनका साथ देते हैं। शहीद उधम सिंह सुबह 6:25 पे फांसी के फंदे पे तख्त पे ला के खड़ा कर देते हैं। वहाँ का जो जल्लाद है उनके गले में फांसी का फंदा डालने के लिए आगे आता है तो कहता नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूँ, उनका पीछे से हाथ खोलो, मैं अपने गले में फंदा खुद डालूँगा। लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। अंग्रेज़ जो जज है वो सामने खड़े उनको हाथ खोलने के लिए मना करते हैं। फांसी के फंदे को चूमते हैं और फांसी के फंदे को चूमते हैं जनरल माइकल डायर की मौत की सज़ा के बारे में वो स्वीकार करते हैं कि मैंने एक ऐसे जल्लाद को मारा है। आज मुझे इस बात के लिए कोई मुझे अफसोस नहीं है। मेरे जो भी मेरे नौजवान साथी, मेरे नौजवान वीर मेरी संदेश को सुने, जब भी पढ़े तो इस देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। इस देश में जो शोषण है उस शोषण को ख़त्म करने के लिए काम करें। मैं अपना सारा कुछ कुर्बान करके इस देश की आन बान शान को लिए मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ। इन सब बातों को नारा लगाते हुए और इस देश का लाडला, एक सपूत, एक बहुजन आंदोलन को मजबूत करने वाला, समाजवादी व्यवस्था को, साइंटिफिक व्यवस्था को कायम करने के लिए एक ऐसा साथी, ऐसा क्रांतिकारी योद्धा सदा सदा के लिए जो है गले में फांसी का फंदा चूम के ले लेते हैं और एक ही झटके में, जल्लाद के एक ही झटके में जो तख्ता नीचे चला जाता है। शहीद उधम सिंह एक ही झटके से नीचे एकदम लटक जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद उनका सांसें थम जाती है। इस प्रकार से देश का एक लाडला, एक सपूत अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए मातृभूमि को आज़ाद करवाने के लिए इस देश के अंदर एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था, एक साम्यवादी व्यवस्था जिसमें सबको सुख, सबको रोटी, सबको काम, सबको आर्थिक समानता, सबकी जो आज आदमी का शोषण कर रहा है, शोषणकारी एक साम्राज्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए एक सपना सुझाया था। वो सपना पूरा करने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। इन सब आज जो है सरमन भारत टीवी ऐसे लाडले वीर योद्धा को बार बार सलाम करती है। जय भीम, लाल सलाम। जय भीम, लाल सलाम। आपकी शहादत को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन।